दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अब सोचिए कि आपके चारों तरफ कुछ भी नहीं है। न हवा, न रोशनी, न आवाज, न समय, न स्थान। यहां तक कि कुछ भी नहीं कहना भी गलत होगा, क्योंकि नहीं कहने के लिए भी किसी है की जरूरत होती है, और वहां तो कुछ है ही नहीं था। ये वह अवस्था है जिसे वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, और यही सबसे रोमांचक बात है। आज हम उस कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हर कहानी से पहले की कहानी है। ये कहानी है समय के जन्म की, स्थान के जन्म की, और अंततः हम सबके जन्म की। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तब आपकी हर सांस, आपके शरीर का हर परमाणु, आपकी आंखों की चमक, सब कुछ उस एक पल से जुड़ा हुआ है जो लगभग 13 अरब 70 करोड़ साल पहले घटित हुआ था। वैज्ञानिक इसे बिग बैंग कहते हैं, लेकिन यह नाम थोड़ा भ्रामक है। ये कोई धमाका नहीं था जो किसी जगह पर हुआ हो, क्योंकि जगह खुद उसी पल में पैदा हुई थी। ये स्थान का, समय का और हर उस नियम का जन्म था जिससे आज ब्रह्मांड चलता है। सोचिए, इससे पहले न कोई कल था, न कोई परसों। समय की कोई लकीर ही नहीं थी जिस पर हम पीछे चल सकें। जब वैज्ञानिक इस पल के बारे में बात करते हैं, तो उनकी आवाज में भी एक अजीब सी कंपकंपी होती है, क्योंकि वे किसी ऐसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो इंसानी दिमाग की समझ से परे है। हम इंसान आदतन हर चीज की एक शुरुआत और एक वजह ढूंढते हैं, लेकिन यहां सवाल पूछना ही मुश्किल हो जाता है। इससे पहले क्या था, जैसे सवाल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि पहले नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। यही वह जगह है जहां विज्ञान और दर्शन शास्त्र आपस में हाथ मिलाते हैं, जहां भौतिकी के समीकरण खामोश हो जाते हैं और इंसान की कल्पना शुरू होती है। इस चैनल पर हम आज उसी कल्पना और उसी विज्ञान के सहारे उस अनंत खामोशी में झांकने की कोशिश करेंगे, जहां से हर तारा, हर ग्रह, हर पेड़, हर नदी और आप खुद निकले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ ब्रह्मांड की कहानी नहीं है, यह आपकी अपनी कहानी है, बस कुछ अरब साल पीछे से शुरू हो रही है। कभी कभी रात को जब मैं यह सब सोचता हूं तो नींद उड़ जाती है। ऐसा नहीं कि डर से, बल्कि एक अजीब से सुकून भरे अचंभे से। यह सोचना कि इस पूरी कहानी का हिस्सा बनने के लिए किसी को कुछ करना नहीं पड़ा, बस समय और मौका मिलना था, और वह मौका आपको और मुझे मिला। आज दुनिया भर में सैकड़ों वेधशालाएं, सैकड़ों टेलीस्कोप, हजारों वैज्ञानिक इसी एक सवाल पर काम कर रहे हैं कि आखिर वह पहला पल कैसा था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण आज हमें उन शुरुआती आकाशगंगाओं की झलक दिखा रहे हैं जो अरबों साल पहले बनी थीं, और हर नई तस्वीर के साथ हमारी समझ और गहरी होती जा रही है। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद वह पहला पल आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना सदियों पहले था, जब इंसान सिर्फ नंगी आंखों से आसमान ताकता था। यही वह चीज है जो मुझे इस विषय की तरफ बार बार खींच लाती है कि चाहे हम कितना भी जान लें, हमेशा एक परत और बाकी रह जाती है, हमेशा एक सवाल और उठ खड़ा होता है। इस वीडियो में हम इस पूरी यात्रा को कदम दर कदम समझेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी तकनीकी शब्द जाल में उलझे, बस एक साफ, सीधी और भावनात्मक कहानी की तरह। क्योंकि आखिरकार यह विज्ञान से पहले एक कहानी है, और हर अच्छी कहानी की तरह इसमें भी शुरुआत है, बीच है और एक ऐसा अंत है जो असल में एक नई शुरुआत है, यानी आप। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ जानकारी की तरह मत लीजिए, इसे एक अनुभव की तरह लीजिए, क्योंकि यह कहानी किसी किताब से नहीं, बल्कि खुद आपके अस्तित्व से निकली है। शायद यही वजह है कि यह विषय कभी बासी नहीं पड़ता, चाहे कितनी बार सुनो। हर बार कोई नया कोना खुलता है, कोई नया सवाल जन्म लेता है, और यही जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। कैसा लगा अजीब न सबकी शुरुआत होती है, चाहे कुछ भी हो। हर वस्तु, हर दिन, हर रात, सबकी कुछ न कुछ शुरुआत होती है। अब बात करते हैं उस अवधारणा की जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह एक ऐसा बिंदु था जहां पूरे ब्रह्मांड का सारा द्रव्यमान, सारी ऊर्जा और भविष्य में बनने वाला हर परमाणु एक असीम रूप से छोटे और असीम रूप से घने बिंदु में समाया हुआ था। कल्पना कीजिए कि आज का पूरा ब्रह्मांड, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं, हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, वह सब कुछ एक ऐसे बिंदु में दबा हुआ था जो एक सुई की नोक से भी छोटा था।
भौतिकी के नियम जो हमें आज इतने पक्के और अटल लगते हैं, उस बिंदु पर टूटने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसे आइंस्टीन ने समझाया, वहां बेबस हो जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां हमारे जाने पहचाने नियम काम करना बंद कर देते हैं। जब मैं यह सोचता हूं तो एक अजीब सी घबराहट और साथ ही एक गहरी विनम्रता महसूस होती है। घबराहट इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग असीम घनत्व और असीम छोटेपन को सच में महसूस नहीं कर सकता। हम बस संख्याओं के सहारे उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और विनम्रता इसलिए क्योंकि यह एहसास होता है कि हमारी रोजमर्रा की समझ, हमारी आंखें, हमारा दिमाग, यह सब उस विशाल हकीकत के सामने कितने छोटे हैं। वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समझने के लिए क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई पूरी तरह संतोषजनक सिद्धांत सामने नहीं आया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद सिंगुलैरिटी जैसी कोई चीज असल में थी ही नहीं, बल्कि हमारी गणनाएं वहां जाकर अधूरी पड़ जाती हैं। कुछ का मानना है कि इससे पहले भी कोई ब्रह्मांड रहा होगा जो सिकुड़ते सिकुड़ते इस बिंदु तक पहुंचा और फिर दोबारा फैलना शुरू हुआ, जिसे बिग बाउंस का सिद्धांत कहा जाता है। यह सब सुनकर आपको शायद उलझन हो, और सच कहूं तो यह उलझन बिल्कुल सही प्रतिक्रिया है। सबसे बड़े वैज्ञानिक भी यहां आकर विनम्र हो जाते हैं। लेकिन एक बात तय है, चाहे उस बिंदु से पहले कुछ भी रहा हो, उस पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने समय और स्थान को जन्म दिया, और उस जन्म के साथ ही शुरू हुई वह यात्रा जो आज तक जारी है, वह यात्रा जिसका एक हिस्सा आप और मैं भी हैं। जब वैज्ञानिक इस सिंगुलैरिटी की बात करते हैं तो अक्सर आम लोग सोचते हैं कि यह किसी दूर के अंतरिक्ष में कहीं मौजूद एक बिंदु रहा होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब है। वह बिंदु कहीं नहीं था, क्योंकि कहीं का मतलब होता है स्थान में कोई जगह, और स्थान खुद उस पल में मौजूद नहीं था। यह हमारी भाषा और हमारी सोच की सीमा को उजागर करता है। हम इंसान हमेशा किसी चीज को किसी स्थान और किसी समय में रखकर समझते हैं, लेकिन यहां दोनों ही गायब थे। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार इसे कुछ इस तरह समझाया था कि सिंगुलैरिटी से पहले पूछना वैसा ही है जैसे उत्तरी ध्रुव से उत्तर की तरफ जाने का रास्ता पूछना। वहां जाकर हर दिशा दक्षिण बन जाती है। वैसे ही समय की शुरुआत पर पहले शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह उदाहरण सुनकर पहली बार मुझे सच में यह बात समझ आई थी, और उसके बाद से मैं इस पूरे विषय को थोड़ा अलग नजरिए से देखने लगा। हमें अपनी रोजमर्रा की सोच को पूरी तरह अलग रखकर इस विषय के पास जाना पड़ता है, और यही इस कहानी को इतना चुनौतीपूर्ण लेकिन इतना ही आकर्षक भी बनाता है। हर बार जब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे खुद भी नए सिरे से इसका एहसास होता है, और यह एहसास कभी पुराना नहीं पड़ता। यही वजह है कि हर बार जब कोई नया सिद्धांत सामने आता है, दुनिया भर के वैज्ञानिक उतनी ही उत्सुकता से उस पर बहस करते हैं जितनी उत्सुकता से एक बच्चा किसी नई पहेली को सुलझाने में लगाता है। और इसी उलझन में, इसी अनसुलझे रहस्य में असली सुंदरता छिपी है, क्योंकि अगर हर सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद खोजने का मजा ही खत्म हो जाए। वह पल जब समय और स्थान जन्मे और फिर वह पल आया। वैज्ञानिक इसे टाइम जीरो कहते हैं, समय की शुरुआत का बिंदु। इस पल में स्थान अचानक फैलना शुरू हुआ, और यह फैलाव किसी धमाके जैसा नहीं था जैसा हम आतिशबाजी में देखते हैं। यह खुद स्थान का फैलना था। जरा सोचिए, धमाके में कोई चीज किसी खाली जगह में फैलती है, लेकिन यहां तो खाली जगह खुद ही पैदा हो रही थी और फैल रही थी। हर बिंदु दूसरे बिंदु से दूर जा रहा था, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी किनारे के। यह सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। पहले सेकंड के एक छोटे से हिस्से में, जिसे प्लैंक टाइम कहा जाता है, ब्रह्मांड इतनी तेजी से बदल रहा था कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तापमान असीम रूप से ऊंचा था, ऊर्जा इतनी सघन थी कि पदार्थ और ऊर्जा के बीच का फर्क मिट गया था। वह पल जब ब्रह्मांड ने अकल्पनीय गति से खुद को फैलाया, यह उस पहले सेकंड के भी एक बेहद छोटे हिस्से में हुआ, इतने छोटे कि उसे लिखने के लिए दशमलव के बाद 30 से ज्यादा शून्य लगाने पड़ते हैं। इस पल में ब्रह्मांड का आकार एक अनुमान के अनुसार एक परमाणु से भी छोटे आकार से बढ़कर एक अंगूर के आकार तक, या शायद उससे भी बड़ा हो गया।
और यह सब प्रकाश की गति से भी कहीं तेज रफ्तार से हुआ। अब आप सोचेंगे कि आइंस्टीन ने तो कहा था कि कुछ भी प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता, तो यह कैसे मुमकिन हुआ? यहां राज यह है कि आइंस्टीन का नियम कहता है कि स्थान के भीतर कोई चीज प्रकाश से तेज नहीं जा सकती, लेकिन खुद स्थान के फैलने की कोई ऐसी सीमा नहीं है। यह वैसा ही है जैसे किसी गुब्बारे पर बिंदु बनाकर उसे फुलाना। बिंदु खुद नहीं हिल रहे, लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। इस इन्फ्लेशन के दौरान ब्रह्मांड में जो छोटी छोटी क्वांटम अनियमितताएं थीं, वे भी फैलकर बड़ी हो गईं, और यही अनियमितताएं आगे चलकर आकाशगंगाओं और तारों के समूहों की बुनियाद बनी। सोचिए, अगर वह फैलाव बिल्कुल एक समान होता, कहीं कोई ऊंच नीच न होती, तो आज कोई आकाशगंगा नहीं बनती, कोई तारा नहीं जलता, कोई ग्रह नहीं बनता, और ये वीडियो देखने वाला कोई भी इंसान अस्तित्व में नहीं होता। यह सोचकर एक अजीब सी कृतज्ञता का एहसास होता है कि उस अनंत खामोशी में भी कुछ बेतरतीबी थी, कुछ अनियमितता थी, और उसी अनियमितता ने हमें जन्म दिया। ये जैसे किसी सुर में एक हल्की सी बेसुरी लहर हो, जो आगे चलकर सबसे खूबसूरत संगीत बन जाए। वैज्ञानिकों के लिए इन्फ्लेशन का सिद्धांत बेहद अहम है, क्योंकि यह ब्रह्मांड की समतलता, उसके तापमान की एकरूपता जैसी कई पहेलियों को सुलझाता है। लेकिन इसके पीछे की असली वजह, वह ताकत जिसने यह फैलाव शुरू किया, वह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। शायद यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इस पूरी कहानी की, कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है। इन्फ्लेशन के इस दौर को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों तक गणितीय मॉडल बनाए, प्रयोग किए, और आकाश में उन संकेतों को ढूंढा जो इस सिद्धांत की पुष्टि कर सकें। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में मिले छोटे छोटे तापमान के उतार चढ़ाव, जिन्हें हम एनिसोट्रॉपी कहते हैं, वही सबसे मजबूत सबूत हैं इस बात के कि ब्रह्मांड ने सच में इतनी तेजी से खुद को फैलाया था। यह जानकारी सिर्फ किताबों में लिखे समीकरण नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि हमारा अस्तित्व कितने बारीक संतुलन पर टिका है। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा भी अलग तरीके से हुआ होता, अगर वह अनियमितता थोड़ी भी ज्यादा या कम होती, तो शायद आकाश गंगाएं बहुत अलग तरीके से बनती, या शायद बनती ही नहीं। यह सोचना कि हमारा पूरा अस्तित्व इतने महीन धागे पर टिका है, कभी कभी डरावना लगता है, लेकिन ज्यादातर मुझे यह प्रेरणादायक लगता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर चीज जो हम मानते हैं, हर पल जो हम जीते हैं, वह किसी करिश्मे से कम नहीं है। जब कभी जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर परेशान होता हूं, तो यह सोचकर मन शांत हो जाता है कि हम खुद अपने पूरे अस्तित्व के साथ एक ऐसे ब्रह्मांडीय संयोग का नतीजा है, जिसकी संभावना शायद अरबों में एक भी नहीं थी, फिर भी वह घटित हुआ, और हम यहां हैं, इसे महसूस कर पा रहे हैं। यह असंतुलन, यह अनियमितता असल में हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती साबित हुई, और इसी वजह से आज हम ये कहानी सुन और समझ पा रहे हैं। यह संतुलन इतना बारीक है कि इसे समझते हुए इंसान खुद को इस विशाल व्यवस्था का एक बेहद कीमती, बेहद नाजुक हिस्सा महसूस करने लगता है। क्वार्क का सूप और एक अरब में एक का चमत्कार। इन्फ्लेशन के बाद ब्रह्मांड एक गर्म, घने सूप जैसा था, जिसमें क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन जैसे बुनियादी कण एक दूसरे से बेतहाशा टकरा रहे थे। इस अवस्था को वैज्ञानिक क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा कहते हैं। तापमान इतना ज्यादा था कि आज के हिसाब से कोई इंसानी शब्द उसे सही तरीके से बयान नहीं कर सकता। खरबों डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। इस अफरा तफरी में हर कण दूसरे कण से भिड़ रहा था, टूट रहा था, बन रहा था, और यह सब कुछ माइक्रोसेकंड के अंदर हो रहा था। लगभग 1 माइक्रोसेकंड बाद जब ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ, तब क्वार्क आपस में जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। यह वह पल था जब पदार्थ ने पहली बार कुछ ठोस, कुछ पहचानने लायक रूप लेना शुरू किया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, जिसे वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग में पदार्थ और प्रतिपदार्थ बराबर मात्रा में बनने चाहिए थे। अब वक्त था ब्रह्मांड के ठंडा होने का, और इस ठंडक ने एक नई कहानी को जन्म दिया।
लगभग 20 मिनट के भीतर जब तापमान थोड़ा कम हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम के हल्के नाभिक बनाने लगे। इस प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। ये ब्रह्मांड की पहली रसोई थी जहां सबसे हल्के तत्व पकाए गए। लेकिन असली मोड़ आया लगभग 3,80,000 साल बाद, जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिकों के साथ जुड़कर पूरे परमाणु बनाने लगे। इससे पहले ब्रह्मांड एक धुंधले कोहरे जैसा था। प्रकाश इधर उधर बिखरता रहता था, किसी सीधी रेखा में यात्रा नहीं कर पाता था। ठीक वैसे ही जैसे घने कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट बिखर जाती है। लेकिन जब परमाणु बनने शुरू हुए तो अचानक ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। रोशनी अब सीधी रेखा में यात्रा कर सकती थी। इस पल को वैज्ञानिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, और इसी पल में जो रोशनी छूटी वह आज भी हमें दिखाई देती है। बस अब वह रोशनी अपनी ऊर्जा खोकर माइक्रोवेव में बदल चुकी है। इसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, यानी ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर जो हर दिशा में समान रूप से फैली हुई है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसे मापा तो यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि यह सीधे तौर पर उस पल की गवाही देती है जब ब्रह्मांड ने पहली बार देखा जा सकने लायक रूप लिया। मुझे यह सोचकर हमेशा एक अजीब सी सिहरन होती है कि आज भी अगर आप अपने पुराने टीवी को बिना केबल के ऑन करें और उसमें जो झिलमिलाहट दिखे, उसका एक छोटा हिस्सा उसी प्राचीन रोशनी से आता है। यानी वह प्राचीन खामोशी, वह पहला उजाला आज भी हमारे कमरों में, हमारे उपकरणों में मौजूद है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। इसके बाद ब्रह्मांड में एक लंबा दौर आया जिसे डार्क एजेस कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त कोई तारा नहीं जलता था, कोई रोशनी का नया स्रोत नहीं था। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के बादल अंधेरे में तैरते रहते थे। गुरुत्वाकर्षण की धीमी लेकिन अटल ताकत के सहारे धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते थे, जैसे कोई कलाकार अंधेरे में चुपचाप अपनी अगली रचना की तैयारी कर रहा हो। जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज हुई तो यह किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दो वैज्ञानिक अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक रेडियो एंटीना पर लगातार एक अजीब सी शोर जैसी सिग्नल पा रहे थे, जो किसी भी दिशा में एंटीना घुमाने पर गायब नहीं होती थी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद एंटीना में कहीं कोई गंदगी है, यहां तक कि उन्होंने कबूतरों की बीट तक साफ की, यह सोचकर कि शायद वही इस शोर की वजह हो, लेकिन शोर फिर भी बना रहा। बाद में पता चला कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि यह खुद ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाज थी। वह रोशनी जो रिकॉम्बिनेशन के समय छूटी थी, अब माइक्रोवेव में बदलकर पूरे आकाश में हर तरफ से आ रही थी। यह खोज बिना किसी योजना के हुई, महज इत्तेफाक से, लेकिन इसने ब्रह्मांड विज्ञान की पूरी दिशा बदल दी। मुझे यह किस्सा हमेशा से बहुत पसंद रहा है, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे विज्ञान की सबसे बड़ी खोजें कभी कभी सबसे साधारण, सबसे अनपेक्षित तरीकों से सामने आती हैं। यह हमें सिखाता है कि जिज्ञासा और धैर्य रखकर, हर अजीब चीज पर ध्यान देकर हम कभी भी कुछ बहुत बड़ा खोज सकते हैं, चाहे हम उसे ढूंढ ही क्यों ना रहे हों। यह खामोशी, यह अंधेरा असल में अगली रोशनी की तैयारी थी, ठीक वैसे ही जैसे रात के सबसे गहरे पल के बाद ही सुबह की पहली किरण फूटती है। उस अनजान सिग्नल से मिली खोज हमें सिखाती है कि विज्ञान की सबसे बड़ी छलांगें अक्सर सबसे शांत, सबसे अनदेखे पलों में छिपी होती हैं। जब पहला तारा जगमगाया, उस अंधेरे में इंतजार बहुत लंबा था, कोई 1.5 से 3 करोड़ साल का, जो ब्रह्मांड की उम्र के हिसाब से भले ही कम लगे। लेकिन उस खामोशी की कल्पना कीजिए, कोई तारा नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस गुरुत्वाकर्षण चुपचाप अपना काम कर रहा था। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल धीरे धीरे घने होते गए, और जहां घनत्व थोड़ा ज्यादा था, वहां गुरुत्वाकर्षण ने और ज्यादा पदार्थ को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। ये एक सर्कल था, जितना ज्यादा पदार्थ इकट्ठा होता, उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बढ़ता और उतना ही और पदार्थ खींचता चला आता। धीरे धीरे ये बादल इतने घने हो गए कि उनके केंद्र में दबाव और तापमान बेतहाशा बढ़ने लगा। और फिर एक ऐतिहासिक पल आया, जब इस दबाव और तापमान ने हाइड्रोजन के परमाणुओं को इतनी जोर से आपस में दबाया कि वे आपस में जुड़ने लगे, हीलियम बनाने लगे, और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकली। पहले तक ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन
और हीलियम मौजूद थे। वही दो सबसे सरल तत्व जिनसे कुछ ज्यादा जटिल बनाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन तारों की भीतरी भट्टी ने यह असंभव को संभव कर दिखाया। हर तारा अपने भीतर एक विशाल, धीमी लेकिन अटूट नाभिकीय भट्टी है, जहां हल्के तत्व आपस में जुड़कर भारी तत्व बनते हैं और इस प्रक्रिया में अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा जो लाखों करोड़ों साल तक तारे को चमकाए रखती है। यह सोचना अपने आप में काव्यात्मक है कि तारे असल में विशाल कड़ाही है, जहां ब्रह्मांड अपने भविष्य के लिए सामग्री पका रहा है। जब मैं आसमान में किसी तारे को टिमटिमाते देखता हूं, तो मुझे पता है कि वह सिर्फ रोशनी नहीं दिखा रहा, बल्कि वह भविष्य के किसी ग्रह, किसी पेड़ या शायद किसी और जीवन की सामग्री तैयार कर रहा है। यह जानकारी मेरे लिए हर बार आसमान देखने के अनुभव को बदल देती है। अब वह सिर्फ चमकते बिंदु नहीं रह जाते, वे मुझे किसी विशाल रसोई घर की खिड़कियां लगने लगते हैं, जहां अस्तित्व की सामग्री लगातार पक रही है। हर तारा अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है, अपनी शुरुआत, अपने चरम और अपने अंत के साथ, ठीक वैसे ही जैसे हर इंसानी जिंदगी की अपनी कहानी होती है। यह विशाल रसोई घर आज भी चल रहा है, हर रात बिना रुके, बिना थके, नई सामग्री तैयार करते हुए, भले ही हम उसे देख न पाएं। तारों की मौत, जीवन का जन्म अब आती है इस कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा, तारों की मौत का। और यह मौत ही असल में जीवन की शुरुआत बनी। जब ये विशाल पहले तारे अपने ईंधन के अंत तक पहुंचे, तो उनका अंत बहुत शांत नहीं था। सबसे बड़े तारे सुपरनोवा नाम के विशाल विस्फोट में फट गए, इतने चमकीले कि कुछ पलों के लिए वे अपनी पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा रोशनी बिखेर सकते थे। इन विस्फोटों में इतनी भयंकर ऊर्जा और दबाव पैदा हुआ कि लोहे से भी भारी तत्व जैसे सोना, चांदी, यूरेनियम इन विस्फोटों की भट्टी में बने। सोचिए, आपकी उंगली में जो अंगूठी है, अगर वह सोने की है, तो उसका हर परमाणु किसी मरते हुए तारे के आखिरी, सबसे हिंसक पलों में बना था। यह जानकारी सुनने में जितनी वैज्ञानिक लगती है, उतनी ही भावुक भी है। एक तारे की मौत ने वह सब कुछ बनाया जिससे आज हमारी दुनिया सजी है। सुपरनोवा विस्फोटों ने इन नए बने तत्वों को अंतरिक्ष में बहुत दूर तक बिखेर दिया, और यही तत्व अगली पीढ़ी के तारों और ग्रहों के निर्माण की सामग्री बने। यह एक चक्र था, तारे बनते, जीते, मरते और अपनी मौत में अगली पीढ़ी के लिए सामग्री छोड़ जाते, जैसे कोई बुजुर्ग अपने पीछे अपनी विरासत छोड़ जाता है। कुछ तारे इतने विशाल थे कि उनकी मौत के बाद उनका बचा हुआ हिस्सा इतना घना हो गया कि उसने खुद प्रकाश को भी अपने आप में समेट लिया, और यही ब्लैक होल कहलाए। इन ब्लैक होल के आसपास का स्थान और समय इतना विकृत हो जाता है कि हमारी समझ वहां लड़खड़ाने लगती है। जब मैं इस पूरे चक्र के बारे में सोचता हूं, मौत से जीवन, विनाश से निर्माण, तो मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है। शायद इंसानी जिंदगी में भी हम इसी लय को दोहराते हैं। कुछ खत्म होता है ताकि कुछ नया बन सके। ब्रह्मांड ने अरबों साल पहले ही यह सबक हमें सिखा दिया था, बस हम अब जाकर उसे पढ़ पाए हैं। सुपरनोवा की चमक इतनी तेज होती है कि प्राचीन समय के लोग भी इसे नोटिस किए बिना नहीं रह पाते थे। इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड मिलते हैं जहां चीन और अन्य सभ्यताओं के खगोलविदों ने दिन के उजाले में भी दिखने वाले एक नए चमकीले तारे का जिक्र किया, जो कुछ हफ्तों या महीनों बाद धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया। हम आज जानते हैं कि वे असल में सुपरनोवा विस्फोट देख रहे थे, बिना यह जाने कि वे किसी तारे की मौत का और साथ ही नए तत्वों के जन्म का गवाह बन रहे थे। ये सोचकर अजीब लगता है कि हजारों साल पहले के इंसान बिना टेलीस्कोप के, बिना किसी वैज्ञानिक सिद्धांत के, फिर भी आसमान की तरफ इतनी बारीकी से देखते थे कि उन्हें एक नए तारे का आना जाना भी याद रह जाता था। यह इंसानी जिज्ञासा की एक खूबसूरत मिसाल है जो सदियों से हमारे भीतर मौजूद रही है। ब्लैक होल की बात करें तो हाल के सालों में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल की सीधी तस्वीर भी खींची, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उस तस्वीर में एक अंधेरे घेरे के चारों ओर रोशनी का एक चमकीला छल्ला दिखता है, और उसे देखकर मुझे हमेशा यह ख्याल आता है कि यह मौत और रहस्य की सबसे खूबसूरत तस्वीर है जो इंसान ने कभी खींची है। इस चक्र को देखकर लगता है कि ब्रह्मांड ने कभी किसी चीज को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। हर अंत में अगली शुरुआत के बीच छुपे रहे। जैसे समय बीतता गया,
गुरुत्वाकर्षण ने अपना धैर्यपूर्ण खेल जारी रखा और तारों के छोटे छोटे समूह धीरे धीरे बड़े ढांचों में इकट्ठा होने लगे। लाखों करोड़ों तारे, गैस के विशाल बादल, धूल के कण और रहस्यमयी